हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चैप्टर सिर्फ यूजी स्टूडेंट्स के लिए ही टॉपिक आज का जो चैप्टर है वो उन्हीं के लिए बना है। पीजी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पीजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी एडवांस लेवल का हो जाता है। ये हम सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी के स्टूडेंट्स के हिसाब से ही इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम सभी जानते हैं सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं रहता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। ना तो न्यूक्लियस ही होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ना माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। और यूकैरियोटिक में सिर्फ एक मेच्योर आरबीसी है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, क्योंकि मेच्योर आरबीसी में आप जानते हैं कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। सबसे पहले गार्नियर ने 1897 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया था लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसको उन्होंने नाम दिया था एर्गास्टोप्लाज्म। लेकिन 1969 में पोर्टर और क्लॉड ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के से देखा और उसको नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस नाम से ही हमें पता चलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हमें इस नाम से ही पता चल गया है, क्योंकि एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, प्लाज्मिक प्लाज्मा से है, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क प्रेजेंट रहता है, जो रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेटवर्क है ये एक मेम्ब्रेन का जो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, फैला हुआ रहता है। और ये सिर्फ मेम्ब्रेन ऐसी नहीं कि लाइंस ड्रॉ हैं, इन मेम्ब्रेन के अंदर कैविटीज हैं, जिन कैविटीज को हम ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन कुछ नहीं, बस साइटोसोल का ही एक स्पेस है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, तो वो ल्यूमेन है। जैसे समझ लीजिए जैसे कि पाइप है, तो पाइप है तो उसके अंदर स्पेस है ना, तो उसको समझ लीजिए ल्यूमेन है, और जो पाइप की वॉल होती है, प्लास्टिक पाइप की वॉल, वो समझ लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये जो नेटवर्क है, ये सारा का सारा नेटवर्क कंटिन्यूअस है, इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ नेटवर्क अलग है, कुछ नेटवर्क अलग है। न्यूक्लियर सरफेस एनवेलप के ऊपर से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये नेटवर्क सारे में फैला हुआ है और इंटरकनेक्टेड है। 1/3 प्रोटीन्स जो किसी सेल के हैं, वो हम सब जानते हैं प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, राइबोसोम के ऊपर बनते हैं। अब वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम आगे देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं। मतलब सारा प्रोटीन्स बन रहा राइबोसोम के ऊपर ही है। और इसमें से 1/3 जो प्रोटीन है सेल का बना हुआ, वो कहाँ चला जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कैविटी है जिसको हम ल्यूमेन कह रहे हैं, उसमें चला जाएगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में जाकर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेगा। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स को जो है अपने फंक्शन के लिए अपने पास स्टोर रखता है, कुछ को वो डिग्रेड कर देता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और कुछ प्रोटीन को वो बाहर सेल से बाहर भेज देता है, जिसको हम कहते हैं सिक्रीटरी पाथवे। ये पूरा चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होने के बाद। बस अब अभी आप इतना समझ लीजिए कि सिक्रीटरी सेल्स के लिए ये जो प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, ये सेल से बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसे सेल के अंदर दूसरे कंपार्टमेंट्स को भी देना है, या सेल से बाहर भी उसको डिस्चार्ज करना है अपना जो भी प्रोडक्ट उसका बना हुआ है। अब अगर स्ट्रक्चर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये न्यूक्लियस है, आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियस की आउटर वॉल जो होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी इसमें भी बीच में कैविटी है। तो इसकी कंटिन्यूएशन में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है। इस कैविटी के कंटिन्यूएशन में ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है, मतलब कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है।
आप यहाँ देख रहे हैं इसमें कुछ दो तरीके की चीज आपको दिखाई दे रही है। एक तो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्यूब्स जैसा दिख रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स कहे जा सकते हैं। एक तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टर्ने, और एक ये होते हैं जो ट्यूब फॉर्म में है जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। सिस्टर्ने के ऊपर, सिस्टर्ने का पहले तो मतलब मैं बताऊं, सिस्टर्न और सिस्टर्ने का मतलब क्या होता है। सिस्टर्न इज सिंगुलर, सिस्टर्ने इज प्लूरल। और सिस्टर्न का मतलब क्या होता है, स्टोरेज स्पेस। आपने अपने घर में भी सुना होगा, हम लोग वॉशरूम्स में सिस्टर्न कहते हैं। क्या है, वो पानी स्टोर करती है। तो उसी तरीके से इसमें स्टोरेज स्पेस है, इसलिए हमको इनको क्या कहते हैं, सिस्टर्ने। सिस्टर्ने इज प्लूरल, सिस्टर्ने इज प्लूरल, सिस्टर्न इज सिंगुलर। और इसके बीच में ये स्पेस है, और ये सिस्टर्न और ये सिस्टर्न के बीच की ये जो स्पेस है ये इंटरसिस्टर्नल स्पेस है, यानी दो सिस्टर्न के बीच की स्पेस हो जाएगी इंटरसिस्टर्नल स्पेस। ये वाली ये सब इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस है, इंटरसिस्टर्नल स्पेस है, और ये सब ल्यूमेन है। तो ट्यूब्यूल्स में एक तो स्ट्रक्चर में हमको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल ट्यूब जैसा है, और ये लॉन्ग स्पेसेस हैं, एक्सटेंडेड स्पेसेस हैं। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टर्ने के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम्स नहीं रहते। तो इसीलिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो टाइप्स में कहते हो। एक तो वो जो जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या शॉर्ट में RER कहते हैं। दूसरे होती हैं ट्यूब्यूल्स जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहते, उनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से ये नेटवर्क आप देख सकते हैं कि स्कैटर्ड रहता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर की, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर से कंटिन्यूड नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पोर न्यूक्लियर पोर से कंटिन्यूड नहीं है। कहाँ से कंटिन्यूड है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल वॉल्ड है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल वॉल्ड है, इसके कंटिन्यूएशन में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन। आप यहाँ देख सकते हैं ये डबल वॉल्ड न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसके कंटिन्यूएशन में ये ब्रांच निकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इस तरह से इसके कंटिन्यूएशन में ये ब्रांच, इसके कंटिन्यूएशन में ये, इसके कंटिन्यूएशन में ये, इसके कंटिन्यूएशन में ये। कहने का मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन इज कंटिन्यूअस विद द intermembranous space of nuclear membrane। समझ में आ गई आपको बात। अब ये रेड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, राइबोसोम्स। तो ये कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ। ये कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कहा जाएगा, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंटिन्यूएशन में होता है दूसरा हमारा सिक्रीटरी पाथवे का जो ऑर्गेनेल है, जो कि है गोल्जी एपरेटस। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स एक्सपोर्ट होती हैं जो जाके फिर आपस में मिलकर गोल्जी एपरेटस बनाती हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस स्लाइड में अगर हम देखते हैं कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरे ऑर्गेनेल से कैसे कैसे कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ हमने तो पहले देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये पूरा का पूरा ब्लू स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, सारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। लेकिन जो न्यूक्लियस की तरफ होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, RER। और जो न्यूक्लियस से दूर होगा वो सारा कैसा होगा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कॉन्टैक्ट किस किस ऑर्गेनल से है। तो न्यूक्लियस से तो एक तरफ हो ही गया इसका कॉन्टैक्ट, दूसरी तरफ किससे है, गोल्जी एपरेटस से। ये सारा ग्रीन गोल्जी एपरेटस से। फिर आगे कॉन्टैक्ट किससे है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से। यहाँ कॉन्टैक्ट किससे है, लाइसोसोम से। यहाँ कॉन्टैक्ट किससे है, एंडोसोम से। तो इस तरह से यहाँ कॉन्टैक्ट किससे है, पर ऑक्सीसोम से। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी सेल में स्कैटर्ड रहता है और डिफरेंट ऑर्गेनल से इसका कॉन्टैक्ट रहता है।
ये डायग्राम अभी आपको पहले भी दिखाया था कि ये सिस्टर्नी है और ये है ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी एक के ऊपर रखे हैं, इसको हम कहते हैं स्टैक्ड। स्टैक का मतलब क्या होता है, आपके किचन में आप देखते हो आप प्लेट्स रखते हैं तो एक के ऊपर एक रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैकिंग। तो इसी तरह से ये सिस्टर्ने एक के ऊपर हैं तो हम क्या कहेंगे, स्टैक्ड सिस्टर्ने कहेंगे। और ये सब क्या है, ये हैं ट्यूब्यूल्स जो कि स्मूथ है, सिस्टर्ने जो है वो है रफ, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। ये एक सिक्रीटरी सेल है। सिक्रीटरी सेल्स वो सेल होती हैं जिन सेल के अंदर वो मटेरियल का सिंथेसिस हो रहा है जो कि उस सेल के अंदर रिक्वायर्ड ना होकर उसको सिक्रीट करना है दूसरी सेल्स के लिए, वो उनको हम सिक्रीटरी सेल्स कहते हैं। जैसे कि ये वाली सेल जो है ये म्यूकस सिक्रीट करती है सेल्स, यानी गॉबलेट सेल्स, रैट के कोलोन की गॉबलेट सेल का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। तो ये वाली सेल्स क्या कहलाती हैं, सिक्रीटरी सेल्स कहलाती हैं। और इसमें खास बात क्या है, क्योंकि सिक्रीशन है, सिक्रीशन प्रोटीन है और प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम पे। तो इस तरह की सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन सी टाइप का ज्यादा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। ये हम आगे की स्लाइड्स में भी इस चीज को देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये डायग्राम था तो एक बार ये आपको बता देना जरूरी है। ये पोलराइज सेल कहलाती हैं। पोलराइज क्यों, क्योंकि एक सिरे पर तो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स हो गए, यानी म्यूकस ग्रैन्यूल्स हो गए जिसके अंदर सिक्रीटरी मटेरियल है, और दूसरे सिरे पर इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे में फैला हुआ नहीं है, एक ही तरफ कन्फाइन होकर, एक ही तरफ इकट्ठा होकर रह गया है। अभी आपको जो डायग्राम में बताया था, अब इसको रिटन फॉर्म में हम देख लेते हैं, पॉइंट वाइज फिर से देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लैटन सैक्स का बना होता है जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं, और जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं जैसा आपने पीछे के डायग्राम में देखा था, और ट्यूब्यूल्स हैं। सिस्टर्ने की मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, किस मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये कंटिन्यूअस है। और सिस्टर्ने की स्पेस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन, या सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमेन। ये जो नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये एक्सटेंड करता है न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करता है। जो पेरिफेरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप के चारों तरफ है, उसमें ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट हैं और उसमें फ्लैट स्टैक्ड सिस्टर्ना भी प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस के पास होते हैं। ट्यूब्यूल्स न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा बताया दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखने की राइबोसोम अंदर की तरफ मत बना दीजिएगा, आप हमेशा आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं, यानी वो सिरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो साइटोप्लाज्म की तरफ है, साइटोसोल सरफेस की तरफ है, वहां पर राइबोसोम होंगे, और जो ल्यूमेन की तरफ है वहां पर राइबोसोम नहीं होंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा फ्लैटेंड सैक्स है, यानी सिस्टर्ने है। या बता ही चुके कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में है, न्यूक्लियर एनवेलप के कंटिन्यूएशन में है ल्यूमेन आरईआर की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हाईली कर्व्ड है और ट्यूब्यूलर है, पाइपलाइन जैसा इसका सिस्टम है। अब कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह की सेल में होता है वो डिपेंड करता है सेल का फंक्शन क्या है, क्या एक्टिविटी है सेल की, उसके हिसाब से कौन सा एंडोप्लाज्मिक उसमें रेटिकुलम ज्यादा होगा, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें कम होगा। एसईआर कम होगा या आरईआर कम होगा, या एसईआर ज्यादा होगा या आरईआर ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा वो सेल का फंक्शन क्या है। जैसे अभी पीछे आपको बताया था कि वो सेल्स जो लार्ज अमाउंट में प्रोटीन सिक्रीट कर रही हैं उसमें ऑब्वियसली कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, रफ, क्योंकि प्रोटीन कहाँ बन रहा है, राइबोसोम पे, तो वो सिक्रीटरी सेल्स में आरईआर ज्यादा होगा। ये वाली सेल का एग्जांपल है जैसे पेनक्रियाज, बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं तो सब प्रोटीनिशियस हैं तो उसमें आरईआर प्रेजेंट होगा।
सेलिवरी ग्लैंड्स, सिक्रीटरी सेल्स हैं इस ग्लैंड की, तो इसमें कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा? आरईआर प्रेजेंट होगा। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में प्रेजेंट रहता है, या तो वहाँ वो सेल्स लिपिड बना रही हैं, या वो सेल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, या वो सेल्स स्टेरॉयड हार्मोन्स बना रही हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी सेल्स में पाया जाएगा? जो स्टेरॉयड हार्मोन्स बना रही हैं, जो लिपिड बना रही हैं, या जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, जहां ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज में, उन सेल्स में एसईआर ज्यादा प्रेजेंट रहता है। अब हम एक एक करके दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेंगे। अभी आपको बताया था कि एसईआर कौन सी सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट रहता है? जो स्टेरॉयड, क्योंकि इसका काम क्या है? स्टेरॉयड बनाना, लिपिड बनाना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में और स्केलेटल मसल्स में इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। क्यों रहता है? अभी हम एक एक करके लेंगे। जैसे आपको बताया था कि स्टेरॉयड हार्मोन बनता है कहाँ? एसईआर के अंदर। और स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ पर कौन सी सेल्स बना रही हैं? गोनैड्स की सेल बना रही हैं, और एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड हार्मोन बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स में और गोनैड्स में एसईआर, क्योंकि क्या बना रहा है? स्टेरॉयड हार्मोन। दूसरा फंक्शन है एसईआर का डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी टॉक्सिक केमिकल है बॉडी में, उसका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ हो रहा है? एसईआर में हो रहा है। यानी उन सेल्स को, जिन सेल का काम डिटॉक्सिफिकेशन का है, उसमें कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहेगा? एसईआर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसका काम है जो डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं जो कि हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, जिसको जेनोबायोटिक्स कहते हैं, उनको उनके प्रोडक्ट्स का डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो कि मैक्सिमम लिवर सेल्स में होता है। ऑक्सीजनेजेस एंजाइम है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग एंजाइम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। और इसमें एक आती है काइटोक्रोम P450 फैमिली। इसको आप बस इतना ही ध्यान रख लीजिए, काइटोक्रोम P45 फैमिली, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रही है। ऑक्सीजनेजेस वो एंजाइम्स हैं जिससे कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और क्योंकि वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए ये बॉडी से एक्सपेल की जा सकती हैं। अगर ये ड्रग्स सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ही हो तो बॉडी से बाहर जाने का कोई तरीका नहीं है। बॉडी से बाहर कैसे जा सकती हैं? जब ये वाटर सॉल्युबल हो जाए, वो यूरिन के थ्रू एक्सपेल की जा सके। तो ये लिपिड सॉल्युबल किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब दूसरा काम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, वो है कैल्शियम आयन का स्टोरेज और उनका रिलीज। हम जानते हैं मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो मसल रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन काम करता है? कैल्शियम आयन। और ये कैल्शियम आयन कहाँ सप्लाई होना है, कब सप्लाई नहीं होना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, कि कैल्शियम आयन का कंट्रोल, यानी कि सीक्वेस्टरिंग ऑफ कैल्शियम आयन। सीक्वेस्टरिंग का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म से अंदर छुपा लेना, ल्यूमेन के अंदर, और जब जरूरत पड़े वापस साइटोसोल में इसको रिलीज कर देना कैल्शियम आयन को। इसको हम कहते हैं रेगुलेटेड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। रेगुलेटेड मतलब ऐसा नहीं कि लगातार बाहर निकल रहा है या लगातार अंदर जा रहा है। रेगुलेटेड मतलब कंट्रोल्ड रिलीज है और कंट्रोल्ड वापस अपने अंदर उसको सॉर्ट ऑफ कलेक्ट कर लेना है। और ये कौन सी सेल्स में होता है? मसल सेल्स में, जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं। तो हम जानते हैं हमारी जो वॉल्यूंटरी मसल्स हैं, जिसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं, उसमें कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट है। और कार्डियक मसल क्यों भी वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, वहां भी कैल्शियम आयंस की जरूरत है। तो इन दोनों ही टिश्यूज की सेल्स में एसईआर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है।
मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करती है? जब कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मिलता है उसको, तो उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में कैल्शियम रिलीज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कहाँ पर? साइटोसोल में। और जब जरूरत नहीं होती तो वापस अपटेक कर लिया जाता है, कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। समझ में आ गई होगी आपको बात? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि कैल्शियम को स्टोर करता है अपने पास। क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसकी वजह से कैल्शियम स्टोर किया जा सकता है एसईआर के अंदर। और एसईआर की भी सारा का सारा एसईआर कैल्शियम आयन नहीं स्टोर करता, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है एक नेटवर्क का कि इसका काम है कैल्शियम स्टोरेज। और कब रिलीज होता है कैल्शियम? जब रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हो रहा होता है मायोफिब्रिल्स का। एक बात और बताना रह गया था पीछे कि मायोफिब्रिल्स मसल सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। अब हम आते हैं दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो कि है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे पीछे बताया था किन सेल्स में ज्यादा होता है? जिन सेल्स का काम सिक्रीशन का होता है, सिक्रीटरी सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसकी जितनी भी म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं उसमें पाया जाएगा। पेनक्रियास की एसिनर सेल्स में है, उसमें आरईआर पाया जाएगा। आरईआर, ये जो आपको बायोसिंथेटिक पाथवे है, जो आपका सिक्रीटरी पाथवे है, आगे अगला चैप्टर होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, आरईआर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आरईआर में प्रोटीन तो बन ही रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट चेन और फॉस्फोलिपिड ये भी आरईआर में ही कंपाइल हो रहे हैं। ये जो लिपिड बन रहा है आरईआर में, ये कहाँ जाएगा? लिपिड बनकर दूसरे ऑर्गेनेल में जाएगा, चाहे वो गोल्जी हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे एंडोसोम हो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो। आप सब जानते हैं कि सब सेलुलर ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड कहाँ बन रहा है? आरईआर के अंदर बन रहा है। अब जब ये जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स होते हैं, ये नहीं कि बस प्रोटीन बन गया और वो डिस्चार्ज हो गए, इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। पहले तो प्रोटीन बनने में दो टर्म्स आती हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई अमीनो एसिड की, ये पॉलीपेप्टाइड चेन फंक्शनल नहीं होती। इस प्रोसेस को, जिसको हमने कहा एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का ट्रांसलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ये बिल्कुल नेसेंट होती है, ये फंक्शनल नहीं होती। ये फंक्शनल कब होती है? जब इसकी फोल्डिंग होती है, प्रॉपर इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इसको ध्यान से सुनिएगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी ट्रांसलेशन हो गया, पूरी पेप्टाइड चेन बन गई, अब इसमें जो चेंजेस आएंगे, मॉडिफिकेशंस आएंगे, वो हो जाएंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब ट्रांसलेशन चल रहा है उस दौरान राइबोसोम तो प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन बनकर ल्यूमेन में आ रहा है, लेकिन साथ साथ ल्यूमेन में आकर ही उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। को का मतलब क्या होता है? साथ साथ। किसके साथ साथ? ट्रांसलेशन हो रहा है उसके साथ साथ। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस, यानी ट्रांसलेशन के साथ साथ जब उस पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंजेस आने शुरू हो जाएं जिससे कि वो फंक्शनल बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे? को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये इतना लंबा समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। राइबोसोम के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन बननी शुरू हो गई, जब वो ल्यूमेन में आती है तो वहां पर इस चेन के ऊपर शुगर ऐड होने शुरू हो जाते हैं। शुगर उस अमीनो एसिड के ऊपर ऐड होते हैं जो एस्पेरेजीन है, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोजाइलेशन।
ये एन ग्लाइकोजाइलेशन को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, यानी ट्रांसलेशन भी हो रहा है और साथ में मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। कहां पर हो रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन के ऊपर। क्या हो रहा है इसमें? एस्पेराजीन रेजिड्यू यानी एस्पेराजीन अमीनो एसिड के ऊपर जब शुगर्स लग जाती हैं, इसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोजाइलेशन। अब क्या होगा? ये जो शुगर ऐड होगी, ये किस तरह से ऐड होगी? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा एस्पेराजीन में और शुगर रेजिड्यूज में, और ये मेजर फंक्शन है आरईआर का। अब जितने भी प्रोटीन्स बन गए हैं इसमें सॉल्युबल होंगे और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे। सॉल्युबल प्रोटीन कौन से? सॉल्युबल प्रोटीन जो कि सेल या सेल से बाहर यूटिलाइज किए जाएंगे दूसरे फंक्शन के लिए, और मेम्ब्रेन प्रोटीन वो जो कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में यूज होंगे, जैसे कि आपने बताया लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन बनी होती है, जो उसके स्ट्रक्चर में यूज होंगे वो होंगे मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन। और ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे? गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये सब ल्यूमेन से रफ एंडोप्लाज्मिक की वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो सिक्रीशंस हैं वो कौन सी सेल्स में हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन की गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकोप्रोटीन सिक्रीट करती है, वहां पर आरईआर होगा। एंडोक्राइन सेल जो कि प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, अभी पीछे आपने देखा था स्टेरॉयड हार्मोन, तो वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन वो एंडोक्राइन सेल्स जो जिनके हार्मोन्स जो होते हैं जो प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं, तो वहां पर तो आरईआर प्रेजेंट होगा। फिर ब्लड में वो सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाती हैं, वहां पर आरईआर प्रेजेंट होगा। लिवर सेल्स जो कि ब्लड सीरम प्रोटीन्स बनाती हैं, वहां पर आरईआर प्रेजेंट होगा। तो आरईआर सेल्स में प्रेजेंट होगा। 1/3 जो होते हैं प्रोटीन्स के, किसी भी सेल का जो जीनोम है उसके जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उसमें 1/3 प्रोटीन जो होते हैं वो अटैच्ड राइबोसोम के ऊपर बनते हैं और आरईआर की ल्यूमेन में रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि इस ल्यूमेन में स्पेशल एनवायरनमेंट है जिससे कि ये प्रोटीन फिर फर्दर मॉडिफाई हो सकते हैं। इसमें सिक्रीटरी प्रोटीन्स भी हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हैं और सॉल्युबल प्रोटीन भी हैं, ये आप पीछे देख चुके हैं। जैसे ही आरईआर के सिस्टर नाम में नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जाएगी, यानी सिंपल पॉलीपेप्टाइड की चेन जाएगी, इसके ऊपर वैरायटी ऑफ एंजाइम काम करने लगेंगे। वो एंजाइम आरईआर की ल्यूमेन में भी हो सकते हैं और मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं। और जैसा अभी आपको पीछे बताया था कि कार्बोहाइड्रेट उस प्रोटीन के ऊपर अटैच किए जा सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंजाइम है, 14 एंजाइम्स हैं जो इस कार्बोहाइड्रेट को ऐड करने में असिस्ट करते हैं। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि आरईआर जो है प्रोटीन प्रोसेसिंग प्लांट है। बिना प्रोसेसिंग के ये